जय श्री कृष्णा। मैं ऋचा गोस्वामी आज आपके सामने कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई हूँ। भारत देश की आधी आबादी, समाज की आधार स्तंभ कहे जाने वाली महिला वर्ग, माताएं आज अपनी ही भारत माँ की गोद में असुरक्षित महसूस करने को विवश हैं और सरकार देख रही है, कर कुछ नहीं रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बिना किसी नीति निर्धारण के किए गए लॉकडाउन ने महिलाओं के स्वाभिमान पर कुठाराघात पहुंचाया है। अर्थव्यवस्था बिगड़ी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बर्बाद हुए और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का सपना भी चकनाचूर हुआ। बेरोजगारी के इस दौर में सबसे ज़्यादा महिलाओं की नौकरियां प्रभावित हुईं। इसके अतिरिक्त अपने परिजनों को भरपेट भोजन कराकर संतुष्टि का अनुभव करने वाली महिला मजदूर वर्ग आज ये सोच सोच कर परेशान है कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। भूख के कारण तड़पते बिलखते अपने बच्चों को देखकर और चिंता से ग्रस्त अपने पतियों को आत्महत्या करते देखकर महिलाओं का विश्वास देश की व्यवस्था से उठता चला जा रहा है। प्रसव काल में होने वाली पीड़ा को इतने विभत्स रूप में महिलाओं ने इस लॉकडाउन के अंतराल झेला है कि कहीं किसी माँ ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। कोई माँ का बच्चा पेट में इसलिए मर गया क्योंकि उसे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। किसी माँ ने पुलिस के वैन में या ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया और किसी माँ ने तो बच्चे को जन्म देने के ठीक बाद 160 किलोमीटर की दूरी तय की। इतनी भयावह स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है? अपने चंद कार्यों की उपलब्धि का गुणगान करने वाले चाटुकार्य मंत्रियों से घिरे हुए और अपनी ही खुशफहमी में जीने वाले मोदी जी क्या अपनी इन गलत, विफल, अनैतिक नीतियों के लिए, मनमानी नीतियों के लिए महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब क्वारंटीन सेंटर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और जिन महिलाओं के साथ इस दौरान दुष्कृत्य हुए, ये किसकी लापरवाही का नतीजा है? इसके अतिरिक्त आप देखें कि कितने ही घरेलू हिंसा मामले और महिलाओं के ऊपर होने वाले प्रताड़ना के मामले इस लॉकडाउन के अंतराल में नियंत्रण करने में सरकार नाकाम रही है। ये सारे प्रश्न किससे किए जाएं? आप ये भी देखें कि पहले भी नोटबंदी के समय पर जो माताएं अपने घरों के खर्चे बचा बचा करके और पूंजी जमा करती थीं, वो सब भी व्यर्थ हो गई और अब महिलाओं का आत्मनिर्भर होने का जो रास्ता था वो भी अंगारों से भर गया। आखिर महिलाएं कब तक अग्नि परीक्षा देती रहेंगी? कब तक उन्हें समाज में सर उठाकर जीने के अवसरों पर अंकुश लगता रहेगा? आप देखें, देश में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की मुहिम में जो 2 शीर्ष बिंदु हैं, नो पॉवर्टी, नो हंगर, यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले महिलाओं को सक्षम बनाना, सशक्त बनाना, महिलाओं का ना ये बहुत आवश्यक है। अभी जिस तरीके से हमें नेतृत्व की आवश्यकता है उस नेतृत्व का अभाव है। हमें बुद्धिजीवियों के नेतृत्व की आवश्यकता है। जहां भ्रष्ट और असामाजिक तत्वों से भरे पड़े लोगों की पार्टी सत्तारूढ़ होगी, वहां पर हम बुद्धिजीवियों का, सक्षम नेतृत्व का, सुरक्षित नेतृत्व का सपना नहीं देख सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, पर्यावरण, ये ऐसी बेसिक ज़रूरतें हैं जिनकी उपलब्धता से ही महिलाओं का विकास संभव है। और भाजपा अपने कार्यकाल के 6 साल में केंद्र में और 15 साल के शिवराज कार्यकाल में मध्य प्रदेश में इस तरीके के नेतृत्व को देने में असक्षम रही है। पहले हमने देखा है कि हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर हरित क्रांति जैसी बहुत सी क्रांतियाँ भी हमने देखी और महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद आवाज़ भी मिली। श्रीमती सोनिया गांधी जी के समय पर भी हमने मनरेगा जैसी 50% रोजगार महिलाओं को देने वाली योजना भी हमने देखी है, जिसे अमेरिका जैसी कंपनियों ने भी, सरकारों ने भी इसलिए सराहा क्योंकि ये गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम है।
राजीव गांधी जी ने तो अपने कार्यकाल में महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायत के चुनावों में दिया था और सोनिया गांधी जी बार बार इस बात की कवायद करती रही हैं कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो अभी तक मोदी जी पास नहीं करवा पाए हैं। महिलाओं को साक्षरता के लिए प्रोत्साहित करना और इसके अलावा उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, इन मुद्दों को लेकर के श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी सरकार से बार बार मांग करती है, जिन मांगों को अनसुना किया जाता है। प्रदेश में छल बल के प्रभाव से, धन बल के प्रभाव से शिवराज जी सत्ता में आ तो गए, परंतु उन्होंने इस 2 महीने की अवधि में लॉकडाउन के कार्यकाल में कितना कमज़ोर नेतृत्व महिला पक्ष के प्रति दिखाया है, वो सबने देखा है। सबसे बड़ी बात ये कि कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाकर महिला अधिकारियों को अच्छे पदों पर नियुक्त किया, परंतु शिवराज जी ने आते ही उन महिला अधिकारियों को तबादले करके मानसिक प्रताड़ना देना आरंभ कर दिया। तो ये तमाम जो तथ्य हैं ये बतलाते हैं कि किस प्रकार से भाजपा सरकार प्रदेश में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का व्यवहार कर रही है। महिलाओं को यदि अपने उत्थान की परवाह है तो उन्हें अपनी आवाज़ स्वयं बुलंद करनी होगी, उनके लिए कोई और नहीं आएगा। यदि महिलाएं वाकई सुशासन चाहती हैं, बुद्धिजीवियों का शासन चाहती हैं, राष्ट्र का उत्थान चाहती हैं, अपने परिजनों का उत्थान चाहती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह सही नेतृत्व चुने, सही शासन चुने, कमलनाथ सरकार चुने, कांग्रेस चुने, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि हमारा भारत महिलाओं के लिए एक बड़ा ही सम्मानजनक देश बना रहे।